सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कविता कोसरिया है। मैं शासकीय नवीन महाविद्यालय बीरगांव रायपुर छत्तीसगढ़ में सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र के पद पर पदस्थ हूँ। आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ वो टॉपिक एमए सेकेंड सेमेस्टर का 9th पेपर है, जिसका नाम है इंडियन रूरल सोसाइटी। इसके अंतर्गत यूनिट 1 का एक चैप्टर है जनजाति वर्ग या ट्राइब क्लास। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि जनजाति के कौन कौन से वर्ग पाए जाते हैं, उस वर्ग की क्या विशेषताएं हैं और उस वर्ग में कौन कौन सी जनजातियां आती हैं। तो चलिए इस विषय में विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी प्रस्तावना। तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाने वाली जनजातियों के जीवन में बहुत ज़्यादा विभिन्नता देखने को मिलती है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी कुछ जनजातियाँ बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, इतनी बड़ी हैं कि उनसे संबंधित लोगों की संख्या 50 लाख या उससे भी अधिक है। दूसरी ओर कुछ जनजातियाँ केवल 500, 300, 400 ऐसे में सीमित हैं। सांस्कृतिक आधार पर भी बहुत सी जनजातियां बाहरी समूहों के संपर्क में आने के कारण इतनी विकसित हो चुकी है कि उन जनजातियों का सामाजिक आर्थिक जीवन सामान्य कृषक या कृषि श्रमिक उसी वर्ग से मिलने लगा हुआ है। लेकिन बहुत सी जनजातियां जो ऐसी हैं जो परंपरागत रूप से सांस्कृतिक विशेषताओं के आधार पर उनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ है और वे आज भी दुर्गम क्षेत्रों में रहकर पिछड़ा हुआ जीवन व्यतीत कर रही हैं। आर्थिक और व्यावसायिक क्षेत्र में भी इनमें बहुत ज़्यादा विभिन्नता देखने को मिलती है। इसी विविधता को ध्यान में रखते हुए आवश्यक है कि हम इन जनजातियों का भौगोलिक प्रजाति भाषाई सांस्कृतिक आदि आर्थिक आधार पर इनका वर्गीकरण करके उनकी विभिन्नताओं को हम समझने का प्रयत्न करें। तो इसी क्रम में हम सबसे पहले देखते हैं इनका भौगोलिक वर्गीकरण। तो डॉक्टर BS गुहा ने भौगोलिक आधार पर भारतीय जनजातियों को 3 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया है। मजुमदार और मदान ने भी BS गुहा द्वारा दिए गए इसी वर्गीकरण को सबसे उपयुक्त माना है। ये वर्गीकरण है, पहला वर्गीकरण है उत्तर और उत्तर पूर्व। यह वह क्षेत्र है जो लेह जम्मू कश्मीर से लेकर हिमालय की ओर बढ़ता हुआ उत्तर पूर्व जो सीमा है इसके प्रांतों तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र में जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार का अधिकांश हिस्सा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, पश्चिम बंगाल का उत्तरी क्षेत्र, ये सारा हिस्सा इसके अंतर्गत आता है। तो इसके अंतर्गत ये जो क्षेत्र हैं इसमें जो जनजातियां पाई जाती हैं वो जनजातियां हैं खासी, गारो, थारू, भील, कटाची, नागा, रांभा, कुकी, खम्पा, जौनसारी, भूटिया, लाहौला, लेपचा, ये सारी जनजातियां इस क्षेत्र की प्रमुख जनजातियों के अंतर्गत आता है। उसके बाद दूसरा है हमारा वर्गीकरण मध्य प्रदेश। तो ये जो क्षेत्र है इसका संबंध भारत के मध्य जो भाग है उसमें स्थित उन सभी मैदानी और पहाड़ी पठारी भागों से है जो दक्षिण भारत को यमुना और गंगा के मैदानों से अलग करता है। ठीक है, तो इसमें विंध्याचल और सतपुरा जो है उसकी पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं तो इस क्षेत्र में राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा, गुजरात का पूर्वी हिस्सा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल का जो दक्षिणी हिस्सा, ये सारा जो क्षेत्र है ये इसके अंतर्गत आता है। जनसंख्या की अगर दृष्टिकोण से हम देखें तो ये क्षेत्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि जनजातीय जनसंख्या का सबसे बड़ा जो भाग है वो इस क्षेत्र में निवास करता है। संथाल और गोंड जो है इस क्षेत्र की 2 सबसे बड़ी जनजातियां हैं जिनकी वर्तमान जनसंख्या लगभग 1 करोड़ है। इसके अतिरिक्त उराव, बैगा, मुंडा, भील,
हो, खरिया, कमार, कोटा, कंवर, सहरिया, कोरकू आदि इस क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है। तीसरा वर्गीकरण है इसके अंतर्गत दक्षिणी क्षेत्र। तो दक्षिणी क्षेत्र में के अंतर्गत हम देखते हैं तो कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित जो भारत का संपूर्ण जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता है। तो ये क्षेत्र जो है वो भारत के दक्षिण पश्चिम भागों के पहाड़ी हिस्सों से लेकर पूर्वी और पश्चिमी घाटों में तक जो है वो फैला हुआ है। तो इस क्षेत्र की जनजातियों में टोडा, बडगा, कोटा, कादर, पनियाल, कुसुम, उराली, पुलियन, चेचू, इरेला ये जो है जनजातियां पाई जाती हैं। और ये जो क्षेत्र है वो उसके अंतर्गत आने वाले जो राज्य हैं वो हैं कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र का दक्षिणी हिस्सा। तो ये सारा जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता है। उड़ीसा का दक्षिणी हिस्सा भी इसके अंतर्गत आता है। दूसरा वर्गीकरण हम देखते हैं प्रजाति के आधार पर वर्गीकरण। तो इसके अंतर्गत जो है B.S. गुहा ने भारतीय जनजातियों को 3 प्रजाति में विभाजित किया है। पहला है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। तो इसके अंतर्गत मुंडा, उराव, संथाल, हो, गोड़ और खोड़ जनजातियाँ आती हैं। दूसरा वर्गीकरण है मंगोल जनजाति का। तो इसमें हिमालय क्षेत्र की जो जनजातियाँ हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। तीसरा हमारा वर्गीकरण है नेग्रोटो जनजाति का। तो इसके अंतर्गत जो है कादार और अंडमानी जो अंडमान निकोबार की जनजातियां हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। उसके बाद अगला वर्गीकरण जो है वो भाषा के आधार पर वर्गीकरण है। भाषा के आधार पर जो है इनको 4 भागों में विभाजित किया गया है। ऑस्ट्रो एसिटिक परिवार, तिब्बती चीनी परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार और इंडो यूरोपियन परिवार। तो पहला है ऑस्ट्रो एसिटिक परिवार। तो ये ऑस्ट्रो एसिटिक परिवार जो हैं इस भाषा जो परिवार है इनकी भी 2 शाखाएं हैं। पहला मानसिर शाखा। तो इसके अंतर्गत खासी और निकोबारी जो निकोबार द्वीप समूह है वहाँ की जो जनजाति के द्वारा जो भाषा बोली जाती है उनको शामिल किया जाता है। दूसरा है मुंडा शाखा। इसके अंतर्गत मुंडारी, संथाली, खारिया, सवरा, खोड़ी, गढ़वा ये जो भाषाएं हैं और बोलियां इसके अंतर्गत आती हैं। दूसरा है तिब्बती चीनी शाखा। इसमें इसकी भी जो इस परिवार को भी 2 शाखाओं में बांटा गया है। पहला है श्यामी चीनी शाखा। तो इसके अंतर्गत सब्बती एवं फलियन भाषाएं आती हैं। दूसरा वर्गीकरण है इसमें तिब्बती वर्मी शाखा। तो इस शाखा को जो है अलग अलग उप शाखाओं में भी विभाजित किया गया है। तिब्बती वर्मी शाखा इसके अंतर्गत जो पहली शाखा आती है वो है तिब्बती हिमालय शाखा। इसमें दार्जिलिंग की भोटिया भाषा आती है। दूसरा है सर्वनामिक पश्चिमी हिमालय समूह। इसके अंतर्गत चंबा, स्वालंगी, कनौरी और लाहौली भाषा आती है। उसके बाद तीसरा है गैर सर्वनामिक हिमालय समूह। इसके अंतर्गत लेप्चा और टोटो भाषा जो है वो आती हैं। उसके पश्चात है अरुणाचल शाखा। इसके अंतर्गत अका, अबोर, मिरी, डफला और मिसमी भाषा आती है। फिर है असम बर्मी शाखा। इसके अंतर्गत बोडो, कचारी, दिमासा, गारो, त्रिपुरा, नागा, सिंगफो, कुकी, लुसाई, मणिपुरी, ढांडो और हालहेल जो है भाषाएं आती हैं। उसके बाद हमारा भाषा के आधार पर जो वर्गीकरण था उसमें तीसरा वर्गीकरण आता है द्रविड़ भाषा परिवार। तो इसके अंतर्गत कोरवा, माल्टो, कुरुक, गोड़ी, कंघी और यारावा भाषाएं आती हैं। फिर चौथा है इंडो यूरोपियन परिवार। इसके अंतर्गत हजोंग और भील भाषाएं आती हैं। उसके पश्चात हमारा अगला जो वर्गीकरण है वो सांस्कृतिक आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। तो सांस्कृतिक आधार पर हम अगर देखते हैं तो इनको जो है वो 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के दृष्टिकोण से भी विभिन्न जो जनजातियां हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा भिन्न हैं। तो एल्विन ने सांस्कृतिक स्तरों के आधार पर जनजातियों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया है। तो प्रथम श्रेणी
इसके अंतर्गत वे जनजातियाँ आती हैं जो बिल्कुल आदिम स्थिति में हैं। यह दुर्गम पहाड़ों, जंगलों, निर्जन स्थानों में रहती हैं। इनका जो जीवन है वो पूरी तरह से सामूहिक या साम्यवादी है। ये प्रमुख रूप से जो है जंगलों को जलाकर वहाँ पर जो है खेती करती हैं या शिकार के द्वारा अपना पेट भरते हैं। और जो सभ्य जो मानव है अगर उस क्षेत्र में प्रवेश कर लेते हैं या कभी वो उनको देख लेते हैं तो उनको देखकर डर कर भाग जाते हैं। तो भाड़िया, जुआंग और बांदो जो हैं वो इसी प्रकार की जनजाति हैं। हमारा जो है दूसरा श्रेणी जो है वो उन जनजातियों से संबंधित हैं जो अपनी परंपराओं और विश्वासों को स्थायी बनाए हुए हैं, लेकिन सभ्य समाज के प्रति वो बहुत ज़्यादा सशंकित नहीं रहती। मतलब इनको देख कर ये भागते नहीं हैं, लेकिन अपनी संस्कृति की जो है अलग पहचान बनाए हुए हैं। इनमें व्यक्तिगत संपत्ति की भावना भी पाई जाती है और सभ्य समाज के प्रभाव से इनमें जो है परिवर्तन की प्रक्रिया जो है वो आरंभ हो चुकी है। उसके पश्चात जो है तृतीय श्रेणी, तो तृतीय श्रेणी के अंतर्गत जो है वो जनजातियाँ आती हैं जो सबसे ज़्यादा इनकी संख्या जो है अभी सबसे ज़्यादा है। ये कुल जनजातीय जनसंख्या का लगभग जो 60% है उसका जो है ये प्रतिनिधित्व करती हैं। ये जो जनजाति हैं इनका जो मुख्य जो कार्य है वो कृषि होता है और जीविका उपार्जित करने के लिए ये नगरों या आसपास की बस्तियों में भी जाते हैं। आधुनिक संस्कृतियों के निकट संपर्क में आने के बाद जो है इनकी जो संस्कृति है, इनके विश्वास है, धर्म, प्रथाएं, परंपराएं, इसमें जो है वो काफ़ी तेज़ी से परिवर्तन देखने को मिल रहा है। उसके बाद है चौथी श्रेणी। तो इस श्रेणी के जनजातियों को एल्विन ने कुलीन जनजाति कहा है, क्योंकि आधुनिक संस्कृतियों के संपर्क में आने के कारण इन्होंने जो है अपनी उनकी जो मूल संस्कृति है उसको जो है नष्ट तो होने नहीं दिया है, लेकिन फिर भी ये जो है सभ्यता में काफ़ी आगे आ चुके हैं, काफ़ी विकसित हो चुके हैं। ऐसी जनजातियों में नागा और भील जनजाति जो है वो प्रमुख है। उसके पश्चात हम देखते हैं आर्थिक आधार पर वर्गीकरण। तो आर्थिक आधार पर जो है वो हम सबसे पहला वर्गीकरण देखते हैं, तो शिकारी और खाद्य संग्राहक। तो ये जो जनजातियां हैं, इन जनजातियों में शिकार और जंगल से जो खाने योग्य खाद्य पदार्थ होते हैं उनका जो संकलन करने के पश्चात ये अपना जीवन यापन करते हैं। ये जो जीवन यापन का जो प्राचीन इनका जो साधन है, ये हमारा जो परंपरागत जो प्राचीन हमारी जो सभ्यता है उससे मिलता जुलता है। जीवन यापन का यह साधन जो है सबसे निम्न स्तर की इस जो अर्थव्यवस्था है उसको स्पष्ट करता है। जिन जनजातियों में शिकार और खाद्य संकलन के द्वारा जीवन यापन किया जाता है वे आकार में बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं तथा वो घुमंतु और खानाबदोशी समूह की होती है। मतलब एक स्थान पर वो निवास नहीं करती हैं, जहाँ पर उनको जो खाने योग्य एक क्षेत्र है जहाँ पर खाने योग्य खाद्य पदार्थ मिल जाते हैं या शिकार के लिए जानवर मिल जाते हैं तो वहाँ वो कुछ समय तक ठहरते हैं। जब वहाँ पर संसाधन खत्म हो जाते हैं तो वह उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो ये जनजातियाँ हैं कादर, चेंचू, राजी, कुकी, डोम्बो तथा मल्लपत्तनम। तो इस प्रकार ये जो है वो शिकारी और खाद्य संग्राहक जनजाति है। उसके पश्चात है पशुपालक जनजातियाँ। तो पशुपालक जो जनजातियाँ हैं, ये जनजाति जो समूह है ये पशुपालन के द्वारा अपनी आजीविका को उपार्जित करने के कारण इन्होंने क्या किया, घुमंतु जो जीवन था उसको छोड़कर एक स्थान पर स्थायी रूप से जो है रहना प्रारंभ कर दिया। भारत में आज बहुत सारी जनजातियां हैं जो मूल रूप से पशुपालक हैं। इसमें है टोडा, गुर्जर, भोटिया, पंगवाल, खस, किन्नर। ये जो जनजातियां हैं वो बहुत ज़्यादा विशेष महत्वपूर्ण है, पशुपालक जनजाति के रूप से में जानी जाती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो टोडा जनजाति हैं जो पशुपालक जनजाति के रूप में प्रसिद्ध हैं। ये भैंस को पालती है और भैंस को ही जो है अपना टोटम मानती है, टोटम मान के इसकी पूजा करती है, सभी अपवित्र वस्तुओं से इसको दूर रखती है।
आर्थिक वर्गीकरण में ही तीसरी जनजातियाँ आती हैं कृषक जनजातियाँ। तो ये बहुत सी जनजातियाँ हैं जो बहुत पहले समय जब जंगलों में पहले खाद्य पदार्थों का संकलन करते थे, फिर धीरे धीरे पशुपालन करने लगे, एक स्थान पर रहने लगे, तो उनका एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है अब अपनी आजीविका को उपार्जित करने के लिए खेती करने लगा। तो ये जो खेती है ये दो प्रकार से खेती की जाती है। तो पहला जो पहली जो खेती है वो स्थानांतरित जो खेती होती है, तो इसको जो है कृषक, अगर हम जनजातियों का वर्गीकरण कर रहे हैं तो स्थानांतरित कृषक कहा जाता है। तो ये जो कृषक हैं ये एक स्थान पर कुछ समय तक खेती करने के बाद वहाँ की भूमि जब उपजाऊ नहीं रह पाती तो विशेष जनजाति समूह क्या करते हैं, वहाँ पर उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान चले जाते हैं और वहाँ जाकर खेती करने लगते हैं। तो इस प्रकार ये जो जन कृषक हैं, स्थानांतरित कृषक, वो एक स्थान पर स्थायी नहीं रहते, अलग अलग स्थानों पर घूमकर जो है वो खेती करते हैं। तो इसके अंतर्गत जो है अलग अलग जनजातियाँ आती हैं और उन जनजातियों में जो है कि स्थानांतरित जो कृषि है उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इसमें हम देखते हैं बैगा में इसे बेवार कहा जाता है, कमार में दहिया कहा जाता है, नागा में झूम कहा जाता है और अन्य जनजाति समूह में भी इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे पेड्डा, गुहाड़, खड़गा, दिप्पा और मादन। उसके बाद है स्थायी कृषक। वर्तमान में जो अधिकांश जनजातियां जो है स्थायी कृषक समुदाय के रूप में बदल चुकी हैं। इसमें वे सभी लोग सम्मिलित हैं जो अपनी कृषि भूमि के स्वयं मालिक हैं या दूसरे की कृषि भूमि में श्रमिक के रूप में या खेतीहर मजदूर के रूप में काम करते हैं। तो स्थायी जो कृषि है या स्थायी जो कृषक है वो जीवन यापन स्थायी रूप से करने के कारण इनमें जो है अधिकांश जो कृषक हैं या जनजाति जो हैं वो सामान्य जो ग्रामीण हैं उनकी तरह जो है उनका जीवन होता जा रहा है। उसके पश्चात हमारा जो है अगला वर्गीकरण जो है कारीगर और मतलब दस्तकार जनजाति के अंतर्गत आता है। तो इसमें जो है जनजातियों के जीवन निर्वाह के एक साधन के रूप में दस्तकारी या घरेलू उद्योग से संबंधित जो भी कार्य किए जाते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो हम देखते हैं कि परंपरागत रूप से बहुत सारी जनजातियां हैं जो वो अलग अलग जो है कारीगरी करते हैं, अलग अलग जो है कलात्मक चीज़ें बनाते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि बेत की वस्तुएं, मिट्टी के बर्तन, टोकरी, चटाई, रस्सियाँ, खिलौने, लोहे के औजार, बर्तन जैसे कार्य जो है वो प्रसिद्ध हैं। तो इसमें हम कुछ जनजातियां जो है विशेष कार्य के लिए, विशेष जो है वो कलाकारी के लिए प्रसिद्ध हैं, तो उसको हम देखते हैं। तो भील जनजाति के लोग कंगा बनाने में निपुण हैं। गोंड और सामोता जो जनजाति हैं वो बाँस के से बनने वाली कलात्मक वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध हैं। बिरहोर व खरिया जो जनजाति हैं वो पेड़ों के रेशों से व जटाओं से रस्सियाँ बनाने के लिए जानी जाती हैं। अगरिया जनजाति के लोग जो हैं वो लोहे की विभिन्न वस्तुएं बनाने में कुशल हैं। उसी प्रकार जो है बस्तर, छत्तीसगढ़ बस्तर की जो जनजातियां हैं वो धड़वा कला और जो है काष्ठ शिल्प में जो है वो निपुण हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कारीगर और दस्तकारी जो जनजातियां हैं वो कलात्मक वस्तुएं बनाने के लिए निपुण होती हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में पाई जाने वाली इन जनजातियों को उपयुक्त आधार पर हम वर्गीकृत किया गया है। यह वर्गीकरण क्षेत्र, भाषा, शारीरिक बनावट, संस्कृति आदि आधार पर किया गया है, जो विभिन्न जनजाति समुदायों के जो बीच में है अंतर को स्पष्ट करता है, उनकी विशेषताओं को दर्शाता है, उनको एक दूसरे से पृथक करता है। तो इस प्रकार हमारा जनजाति के वर्गीकरण से संबंधित जो हमारा चैप्टर है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।